हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि कल रीजनिंग की जो क्लास हुई थी उसमें कुछ बेहतरीन प्रश्न आपको मिले होंगे और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने क्लास पढ़ ली होगी और सबको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट किया मैथ वाली क्लास में कि सर डीआई का भी रिवीजन करा दिया जाए। बेटा, हमने डीआई की बहुत सारी क्लासेस पढ़ा रखी हैं। उम्मीद करते हैं अगर आप उतनी क्लासेस पढ़ लेते हो तो उतनी पर्याप्त हैं। अगर आपने कहा है तो हम 1-2 क्लासेस और डीआई की कर देंगे। बस कल तक क्लासेस आपको मिल जाएंगे डीआई की नई वाली भी। लेकिन अगर मैंने जितनी डीआई की क्लासेस पढ़ाई हैं, अगर आपने उतनी क्लासेस पढ़ ली हैं तो आप उम्मीद रखो और विश्वास करो कि इससे बाहर आपके पेपर में डीआई की क्लास से बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। और जैसा कि इस समय जो हम लोग रीजनिंग की क्लासेस पढ़ रहे हैं तो हम लोग कुछ अपडेटेड प्रश्न पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ अगर नया प्रश्न बन के आता है तो शायद अपडेट प्रश्न से आ जाए। और जो सुबह 8 बजे हम लोग मैथ की रिवीजन क्लास पढ़ते हैं उसमें भी अपडेटेड यूपी पेट के लिए क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं कि शायद अगर अपडेटेड प्रश्न से कुछ आए तो उसमें से आ जाए। और अब आप इससे बाहर कुछ पढ़िएगा भी नहीं, बस जितना आपने पुराना पढ़ रखा है अब वो समय है कि उसका ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता है, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नया पढ़ोगे और कोई क्वेश्चंस आपके नहीं लगेंगे फिर आपको फील होगा कि यार ये तो मुझे नहीं आता, शायद मेरा पेट में ना स्कोर हो पाए। बेटा, शायद जो आप पढ़ रहे हो वो पेपर में ना ही आए, ये भी तो हो सकता है ना। तो आप विश्वास रखो कि आपने जितना पढ़ा है पेट का पेपर वहीं से बन के आएगा, इससे बाहर पेट के पेपर में कुछ नहीं आएगा। कुछ भी नया मत पढ़ो, जितना पुराना पढ़ा है आपने, 1 साल में जितना भी पढ़ा, 6 महीने में जितना पढ़ा या जितने महीनों से आप क्लासेस ज्वाइन किए हो उतने दिनों में आपने जितना भी पढ़ के रखा हुआ है बस उसी से ज़्यादा रिवीजन करो, उसी को रिपीट करो बार बार कि अगर जो आपने पढ़ रखा है, आपकी कॉपी में जो लिखा हुआ है, अगर वहाँ से कोई प्रश्न आता है तो फिर प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए वो प्रश्न नहीं जाना चाहिए आपके हाथ से। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नया प्रश्न सबके लिए नया होगा, पुराना प्रश्न सबके लिए पुराना होगा। तो अगर आपने पुराना प्रश्न गलत किया तब तो आप बाहर रहोगे। नया प्रश्न गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो सबके लिए होते हैं, लेकिन पुराना प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो प्रश्न हम एक बार पहले से पढ़े हुए हैं। तो इस समय जो हम लोग रिवीजन क्लास पढ़ रहे हैं सब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। कोशिश वही है कि अगर प्रीवियस ईयर पेपर के कोई भी प्रश्न आपके पास आते हैं पेपर में तो वो प्रश्न फिर आपका छूटना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रयास यही किया गया है कि प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि शायद कुछ वहाँ पे मैथ के क्लास में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो बेटा वो कभी कभार हो जाती है, थोड़ा सा आप भी ध्यान रखा करो। पढ़ते वक्त आप इतना ध्यान रखते हो, मुझे अच्छा लगा कि बच्चे ने कमेंट करके बताया कि सर यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। उस जगह पे हुई थी, बाद में हमने भी क्लास को देखा तो मिस्टेक हुई है, हम उसको कल वाली क्लास में सही करा देंगे प्रश्न को। और एक बच्चे ने बताया कि सर डीआई के लिए क्लासेस चलेंगे। नोट्स सारी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई हैं। जिनको नोट्स नहीं मिल पा रही हो टेलीग्राम चैनल से नोट्स को डाउनलोड कर लें, सारी नोट्स वहाँ पे अपलोड की जा रही हैं। और कुछ बस, और कोई डाउट हो तो बताइए। रीजनिंग क्लासेस भी अब कंटिन्यू चली रही हैं, आप परेशान मत हो, अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि पेट के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पढ़ाए हुए आ जाएँ, प्रयास मेरा यही है। अब आगे तो ऊपर वाले की मर्जी है कि वो क्या करता है। चलें फिर आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चंस की शुरुआत की जाए अपने आज वाले क्लास के बढ़िया प्रश्नों की। बताइए, चलिए क्लास के कुछ बेहतरीन प्रश्नों से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं एक ऐसा प्रश्न आपके पेपर में शायद आ जाए। अगर क्लॉक की बात करते हैं तो क्लॉक में एक ऐसा प्रश्न आने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा हैं इस बार। कुछ बेटर और कुछ अच्छे प्रश्नों के पूछने के चांसेस हैं। तो जैसा कि ये प्रश्न है, कह रहा 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। मतलब जब 5 और 6 का कौन सा एक ऐसा समय होगा कि घड़ी की घंटे वाली सुई और घड़ी की मिनट वाली सुई दोनों क्या हों, एक साथ आ जाएं। वो आपको एक समय बताना है। कह रहा 5 और 6 के बीच में
किस समय घड़ी के घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक साथ होंगी, यही पूछा है। कितने बजकर कितने मिनट पर। तो देखिएगा 5 बजकर कुछ मिनट पे ही होंगे, क्योंकि 5 और 6 के बीच की बात किया है, 6 के बाद तो की बात कर ही नहीं सकते हम लोग। मतलब ये आ सकता है कि 5:20 पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी, या 5:40 पर दोनों सुइयां एक साथ होंगी, या 5:25 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। कहने का मतलब आंसर कुछ ऐसे बनेगा, 5 बजकर कुछ मिनट पर। ठीक, तो जो 5 बजकर है वो देखिए सब जगह कॉमन है, 5 बजकर। आगे हमें बताना है वो मिनट कौन सा है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो बेटा जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जिससे कहे 5 बजे से कह रहा ना 5 और 6 के बीच जो पहला वाला समय होगा, जो पहला वाला समय होगा, तो पहली बात तो 5 बजकर तो प्रश्न में आएगा ही आएगा। अब हमें बताना है वो मिनट कौन से हैं, ये मिनट हमें ऑप्शन में दे रखा है। अब हमें बताना है वो मिनट कौन सा है कि 5 बजकर कितने मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। तो आप क्या करना, जो 5 बजकर है इस 5 को उठा लेना और इसमें 60/11 का गुणा कर देना, तो 300/11 मिनट। तो 5 बजकर 300/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, एक साथ होंगी। ये आंसर आ गया क्या, 5 बजकर 300/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। क्या करना है, जिससे कहेगा कि 5 बजकर 5 और 6 की बात करेगा, तो 5 वाला जो पहली वाली वैल्यू होगी उसको आप ले लेना और उसमें क्या करना, 60/11 का मल्टीप्लाई करा देना। 60/11 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो बनेगा 300/11 और ये जो वैल्यू आएगी ये मिनट में आएगी, क्योंकि घंटे में को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर दिए। ठीक, ये एक नियम है कि 60/11 का गुणा करते ही करते हैं, इसको माइंड में रख लीजिएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आवर दिया जाएगा और आपका मिनट पता चल जाएगा 300/11 मिनट। तो 5 बजकर 300/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। अब इसी आंसर को वो ऐसे भी ले सकते हैं कि 5 बजकर, अब इसको 11 से भाग दे दो, 11 दूना 22, कितना बचेगा 8, 80 होगा, 11 सते 77, 27 सही 3/11 मिनट। ऐसे भी इस आंसर को बना के रख सकते हैं वो। 11 से इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन में वैल्यू बना सकते हैं 27:3/11 मिनट। ठीक है, ये भी आंसर बन के आ सकता है। कभी कभार शायद आपको ये ऑप्शन में देखने को मिल जाए या ये देखने को मिले, इन दोनों में से कुछ भी देखने को मिलेगा तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है अब तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, ऐसा है, आइए। देखिए रहा 6 और 7 बजे के बीच, तो देखिए 6 बजकर सब जगह कॉमन होगा, 6 बजकर ना, 6 बजकर सब जगह कॉमन है, तो 6 बजकर तो आना ही आना है। फिर क्या करना है, 6 में 60/11 का मल्टीप्लाई कर देना है, 6 छान 36, 360/11 मिनट। तो ये बन जाएगा 360/11 मिनट। तो कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, 6 बजकर 360/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। बताओ कोई डाउट है? तो 60/11 को याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में 60/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपना ये आंसर निकाल लेते हैं। ये समझिएगा, ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको अपने माइंड में रखना है जिससे प्रश्न आसानी से लगा सकें। बताओ कोई डाउट है आपको? बिल्कुल, एक यूनिक प्रश्न पेपर में छप सकता है इस बार। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे प्रश्न आपके पेपर में 100% आप सॉल्व करके ही आओगे। आइए अगला, अब क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द बिलो ज्योमेट्रिकल शेप्स। कुछ ज्योमेट्री के शेप्स दिए गए हैं, उसमें से आपको एक फाइंड आउट करना है जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो बिल्कुल अलग होगा ना। कह रहा है निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों में से, निम्नलिखित ज्यामितीय आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान कीजिए। निम्नलिखित
ज्यामितीय आकृतियों में से भिन्न आकृति की पहचान कीजिए। इसमें से एक आपको डिफरेंट बताना है कि कौन सी एक ज्योमेट्रिकल है, ऐसी कौन सा एक ज्योमेट्री का शेप्स है जो इन सभी से भिन्न है। जैसे जैसे दिया गया समचतुर्भुज, त्रिभुज, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, आयत, समलंब चतुर्भुज। इंग्लिश में दिया गया रोहम्बस, ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम। ठीक, सबका नाम इंग्लिश में भी दिया गया, हिंदी में दिया गया। अब आपको जो डिफरेंट बताना है वो इन ऑप्शन से बताना है, इन ऑप्शन से बताना है, इन चारों ऑप्शन से बताना है ना। ऊपर दिया गया पहले समचतुर्भुज, फिर त्रिभुज, फिर समांतर चतुर्भुज, फिर समलंब चतुर्भुज। सबका आंसर आ गया हो, जल्दी से कमेंट मारो, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आया, जल्दी से कमेंट में लिखिए, ए बी या सी या डी। सबका आंसर क्या आ रहा है, बी। बी ही सही है, क्योंकि और सभी क्या है, और सभी क्या है, चतुर्भुज है, और ये क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है। इसमें 3 भुजाएं होंगी और सब में 4 भुजाएं होंगी, और सभी क्या है, चतुर्भुज है, और ये वाला क्या है, ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो ये वाला एक हमारा क्या है, इन चारों से ऑड है, डिफरेंट है, इसलिए ये अलग है। बताओ कोई डाउट, बढ़ा जाएंगे। चलिए अगला क्या कह रहा, फिर से वही, आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड। एक आपको ऐसा शब्द बताना है जो बिल्कुल भिन्न है। एक मिनट भैया, आप लगाइए जरा से, कमेंट करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। हाँ, थोड़ी सी हेल्थ इशू है, आप तो जान ही रहे हैं। चलिए क्या है, एक स्क्वायर है, फिर एक ट्रायंगल है, एक रोहम्बस है, स्फीयर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, पेंटागन है, हेक्सागन है। विषम शब्द पहचान करें, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, गोला, समांतर चतुर्भुज, आयत, वृत्त, षष्ठभुज, षष्ठकोण। हमें इन सब से कोई मतलब नहीं है, हमें अपना मतलब है इन ऑप्शन से। हमें इन ऑप्शन से ही आंसर देना होगा ना, इन ऑप्शन से आंसर देना है। हमें ऊपर इतने सारे लिखे उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें इन चारों में से एक और बताना है। ऊपर वालों से कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ उसमें से चूज करके नीचे लिख दिया है। आपको जो आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड करना है वो इन चारों में बताना है कि कौन सा एक शब्द विषम है। तो सबसे पहले ट्रायंगल मीन्स क्या होता है, त्रिभुज होता है। सर्किल मीन्स क्या होता है, वृत्त होता है। स्फीयर मीन्स क्या होता है, गोला होता है। हेक्सागन मीन्स क्या होता है, षष्ठकोण होता है। हेक्सागन षष्ठकोण होता है। अब भैया एक चीज होता है 2 डायमेंशनल और एक होता है 3 डायमेंशनल। एक होता है 2 डायमेंशनल और एक होता है 3 डायमेंशनल। जितने 3 डायमेंशनल होते हैं इनका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, और जितने 2 डायमेंशनल होते हैं इनका हम लोग एरिया निकालते हैं। यही इनमें डिफरेंस है। मैथ के जो एडवांस मैथ है उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक को 2 डायमेंशनल को, एक को 2 डायमेंशनल में डिवाइड किया गया, एक को 3 डायमेंशनल में डिवाइड किया गया। 2 डायमेंशनल के जितने भी होते हैं उनका सबका हम लोग एरिया निकालते हैं, और जितने 3 डायमेंशनल के होते हैं उनका वॉल्यूम निकालते हैं। तो यही इनका सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंट की बात करें तो एरिया और वॉल्यूम का ही डिफरेंट होता है। तो एरिया हम किनका निकालते हैं, जैसे कि वर्ग का निकालते हैं, स्क्वायर का, आयत का, रेक्टेंगल का, चतुर्भुज का। जितने भी चतुर्भुज होंगे सबका एरिया ही निकाला जाता है। जितने ही त्रिभुज होंगे, ट्रायंगल जितने भी होंगे, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे विषम बाहु त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, सबका क्या निकाला जाता है, एरिया ही निकाला जाता है। ठीक, वृत्त हो गया, वृत्त का भी हम लोग एरिया निकालते हैं। जैसे षष्ठ कोण हो गया, इसका भी हम लोग जितने भी प्रकार के कोण होते हैं सबका एरिया ही निकालते हैं। ठीक है, बताओ। अब जैसे 3 डायमेंशनल की बात किया जाए तो 3 डायमेंशनल में कौन कौन आता है, 3 डायमेंशनल में आता है जैसे गोला आता है, बेलन आता है, सिलेंडर मतलब, कोण शंकु आता है, और प्रिज्म आता है, पिरामिड आता है, शंख, गोला, बेलन, और गोला का अर्धगोला भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इतने सारे जो आते हैं वो 3 डायमेंशनल में आते हैं।
तो यही इनका डिफरेंस है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, और हम लोग यही गलती करते हैं कि इसमें से कौन सा एक ऑड बनाया जाए। अब जैसे इसमें से ऑड बनाना था तो ये 2 डायमेंशनल है त्रिभुज, वृत्त भी 2 डायमेंशनल है, 2D है, षष्ठकोण भी 2D है, और जो गोला है वो क्या है, 3D है। तो इसमें कौन सा डिफरेंट है, क्योंकि वो 3D का है। अब आप ये नोट कर लीजिएगा 2D और 3D का। अब ये बेसिक पॉइंट कभी भी गलत नहीं होना चाहिए पेपर में। एक 2 डायमेंशनल से और एक 3 डायमेंशनल से हमेशा आपके पेपर में आता है। तो 2D के जितने भी होंगे इनका एरिया निकालेंगे, जितने भी 3D होंगे इनका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। बताओ आगे बढ़ाया जाए। अच्छा इसमें और बढ़ा दें, चलो घन लिख लो, घनाभ लिख लो। घन मीन्स क्यूब और घनाभ मीन्स क्यूबाइड। घन मीन्स क्यूब और घनाभ मीन्स क्यूबाइड। और कुछ बढ़ा दें तुम लोग जितना को उतना बढ़ा दें, बस किया जाए। हाँ इतने नोट कर लो, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का अब प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए फिर आइए इन चारों में डिफरेंट बताना है। ऊपर मत पढ़िएगा, इन चारों में एक कौन सी ऐसी शेप्स है जो डिफरेंट है, ऑड बताना है। एक ऑड होगा, कौन सा शेप ऑड है जल्दी से कमेंट करके बताओ। समचतुर्भुज, शंकु, समांतर चतुर्भुज, वर्ग। समचतुर्भुज क्या है, 2D है। समांतर चतुर्भुज क्या है, 2D है। स्क्वायर क्या है, 2D है। और शंकु क्या है, 3D है। तो 3D वाला क्या होगा, ऑड होगा। और सब 2D है, उनका एरिया निकालेंगे। जितने 3D होंगे उनका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे ना। चलो अगला लगाओ, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए क्या है, जोधपुर है, छतरपुर है, पुष्कर है, चित्तौड़गढ़ है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग कमेंट करो फटाफट, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट का कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आप किस पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। जल्दी से बताइए। जोधपुर, छतरपुर, चित्तौड़गढ़ और पुष्कर। पुष्कर तो एक राजस्थान का मेला है, वहाँ पे एक शहर है पुष्कर जहाँ पे मेला लगता है ना। देखो जीएस वाले बच्चे बहुत अच्छे जान रहे होंगे, हम तो रीजनिंग के और मैथ के मास्टर हैं, हमें तो जीएस का कोई विशेष नॉलेज भी नहीं है। बताया जाए, देखिए ये वाला जो है, ये 3 जो हैं ये राजस्थान के जिले हैं, ये राजस्थान में स्थित है। और ये जो छतरपुर है, छतरपुर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो छतरपुर अलग होगा क्योंकि ये तीनों जो हैं ये राजस्थान के एरिया है और ये वाला क्या है, मध्य प्रदेश का एरिया। तो ये तीनों सेम है, मतलब एक जगह से सम्मिलित है, और ये छतरपुर अलग है मध्य प्रदेश से, इसलिए वो भिन्न होगा। रीजनिंग जो है मैथ से, इंग्लिश से, हिंदी से, जीएस से और बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनती है, इसलिए रीजनिंग आने के लिए हमें सारे टॉपिक आने चाहिए। जीएस भी आना चाहिए, मैथ भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए। आगे बढ़े, अगला बर्ड्स का संबंध है ऑर्निथोलॉजिस्ट से, जो पक्षी विज्ञान का, जो पक्षी के बारे में जांच करते हैं या पक्षी विज्ञान के बारे में जांच करते हैं या पक्षियों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें हम लोग बर्ड्स को कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो इंसेक्ट्स मतलब जो कीटों का अध्ययन करें उनको कहते हैं इंटोमोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, इंटोमोलॉजिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट हमें लगता है जो संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, चेक कर लीजिएगा, संख्या के बारे में जो अध्ययन करते हैं उनको न्यूमिस्मैटिस्ट कहते हैं। तो बर्ड्स का संबंध है ऑर्निथोलॉजी से, मतलब जो चिड़िया के बारे में अध्ययन करते हैं, चिड़िया विज्ञान कह सकते हैं, जो चिड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं उसका संबंध है ऑर्निथोलॉजिस्ट से। तो इंसेक्ट्स जो कीट और पतंगों का, कीट मतलब कीड़ों का अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं इंटोमोलॉजिस्ट। इंटोमोलॉजिस्ट ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है ये वाला। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा गया, तो ये आपके पेपर में आ सकता है। बर्ड्स का संबंध है ऑर्निथोलॉजिस्ट से, इंसेक्ट्स का संबंध होगा इंटोमोलॉजिस्ट से। चलिए अगला लीजिए। यदि शहद को चॉकलेट कहा जाता है, चॉकलेट को शुगर कहा जाता है, या शुगर को जॉय कहा जाता है और जॉय को स्वतंत्रता कहा जाता है, तो कोको बीन्स से निम्नलिखित में से क्या बनता है।
अब लीजिए, बहुत खतरनाक प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग का है, पढ़िए जल्दी से। क्या कह रहा है? यदि शहद को चॉकलेट कहा जाता है, चॉकलेट को शुगर कहा जाता है, शुगर को जॉय कहा जाता है और जॉय को स्वतंत्रता कहा जाता है, तो कोको बीन्स से निम्नलिखित में से क्या बनता है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोको बीन्स से बनता क्या है। कोको बीन्स से क्या बनता है? चॉकलेट बनती है। कोको बीन्स से चॉकलेट बनती है और चॉकलेट को कहते क्या है? शहद कहते हैं। तो कहा कोको बीन्स से निम्नलिखित में से क्या बनता है? कोको बीन्स से बनता क्या है? चॉकलेट, और चॉकलेट को कहा क्या जाता है? शहद। तो आंसर क्या बनेगा? शहद। समझ गए? सॉरी, आज थोड़ा सा हेल्थ सही नहीं, लेकिन फिर भी आप पेट के एग्जाम के दृष्टिगत हमने सोचा आपका पेपर बहुत करीब है, बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाए, वरना आज की क्लास मिस होने वाली थी। तो सभी लोग मेहनत से पढ़ लो, क्योंकि आपका पेपर करीब है, इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर लो और अच्छे नंबर पा जाओ, जिससे आने वाले किसी भी मेंस के पेपर में आप बैठ सको और अच्छे से फाइट कर सको। ये पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ये नहीं कि पेट के पेपर के बाद आपकी पढ़ाई डाउन हो जाए, पेपर के बाद पढ़ाई डाउन नहीं होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लगातार अच्छे से अच्छे प्रश्न आते जा रहे हैं। तो हमें अपने कंपटीशन को डाउन नहीं करना है, आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है, मेहनत करना है। तो इसमें कहा कोको बीन्स से निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो कोको बीन्स से जो बनती है वो क्या बनती है? चॉकलेट। और चॉकलेट को कहा क्या जाता है? शहद को चॉकलेट कहते हैं, तो शहद आंसर बनेगा, चॉकलेट को आंसर मत बनाइएगा। कोको बीन्स से चॉकलेट बनती है, लेकिन चॉकलेट को कहा क्या जाता है? शहद को चॉकलेट कहा जाता है, तो चॉकलेट का जो आंसर बनेगा वो शहद बनेगा, मतलब कोको बीन्स से शहद बनता है। यहाँ पे जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ये आप उस पर मत जाइए। कोको बीन से चॉकलेट बनती है तो चॉकलेट को आंसर बना दीजिए। चॉकलेट को कहते क्या है? शहद, तो आंसर बनेगा शहद। अगला ये डॉलर, कॉल्टेस, दिरहम, लिम्पिरा, टका। देखिए डॉलर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो मुद्रा है, दिरहम भी आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी मुद्रा है, टका भी बांग्लादेश की मुद्रा है, लेम्पिरा भी मुद्रा है। बचा कौन? कॉल्टेस। कॉल्टेस हमारी मुद्रा नहीं है, ये पुर्तगाल की असेंबली है, ये पुर्तगाल की क्या है? असेंबली है, पुर्तगाल की संसद है, असेंबली है। पुर्तगाल की जो संसद का नाम है उसका नाम है कॉल्टेस। तो दिरहम, लेम्पिरा, टका और डॉलर ये सभी मुद्रा है, और कॉल्टेस क्या है? पुर्तगाल की असेंबली है। ये देखिए इसीलिए ये भिन्न है, क्योंकि ये मुद्रा नहीं है, ये पुर्तगाल की क्या है? संसद है, असेंबली है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी वाला, बहुत ही बेहतरीन। आगे बढ़े, नोट करते जाइएगा, ये सारे प्रश्न आ सकते हैं आपके पेपर में, बेहतरीन प्रश्न है बिल्कुल। मोतियाबिंद, कोशिका प्रदाह, ग्लूकोमा, ट्राइकोमा, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, चलिए ऑप्शन पे आइए, ऑप्शंस की बात करते हैं। इसमें एक डिफरेंट बताना है, ऑड, यही तो कहा 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक इज इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सिलेक्ट द ऑन। 4 जो होंगे वो एक होंगे, एक जो होगा वो डिफरेंट होगा, वो जो डिफरेंट है उसका आंसर बताना है। तो हाइपरमेट्रोपिया, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद होता है, ट्राइकोमा और सेल्यूटस, ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया। आंसर जो इसका डिफरेंट होगा वो होगा कोशिका प्रदाह, क्योंकि मोतियाबिंद आंख में होता है, ग्लूकोमा भी आंख में होता है, ट्राइकोमा भी आंख में होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी आंख में होता है। ये सब आंख के रोग हैं, और जो ये कोशिका प्रदाह है ये आंख का रोग नहीं है, इसलिए कोशिका प्रदाह डिफरेंट होगा और सभी सेम है। मोतियाबिंद, कैटरैक्ट भी आंख का रोग है, हाइपरमेट्रोपिया ये भी आंख का रोग है, ट्राइकोमा ये भी आंख का रोग है, ग्लूकोमा ये भी आंख का रोग है, और जो कोशिका प्रदाह है वो आंख का रोग नहीं है, इसलिए वो डिफरेंट होगा, कोशिका प्रदाह चारों से अलग होगा। अगला चलिए, मोबिलिटी को ये लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? तो बहुत आसान है, हम तो देखते ही लग रहा है बहुत आसान है। कह रहा मोबिलिटी, MOBILITY,
इसको क्या लिखते हैं 4 6 2 9 3 9 2 7। तो एग्जामिनेशन को क्या लिखेंगे, एग्जामिनेशन, ठीक। मोबिलिटी ये 13 पे होता है, ये 15 है, ये 2, ये 9, ये 12, ये 9, ये 20 और ये 25। ये ABCD जो होता है वो 26 होते हैं, तो उनकी जो नंबरिंग है वो हमने लिखी। ABCD टोटल 26 होते हैं, उनकी जो नंबरिंग है वो हमने आपको लिख दी, ठीक। तो अब देखिए M कितने पे होता है 13 पे, तो 13 को ऐड किया 3 1 4। O कितने पे होता 15 पे, तो 5 1 6। B कितने पे होता 2 पे। I कितने पे होता 9 पे। L कितने पे होता 12, 12 को फिर से ऐड कर दिया 2 1 3, फिर 9, 20 को ऐड कर दिया 2, ये 25 को ऐड कर दिया 5 2 7। मतलब जो 2 अंक थे उसको यूनिट डिजिट बना दिए, और जो 1 अंक है उसको 1 अंक ही रहने दिए। जहां पे 2 2 अंक थे उनको ऐड करके आगे लिख दिया। जैसे 13 था तो 13 को क्या लिख दिया 3 1 4, 15 था तो क्या लिख दिया 5 1 6। बस यही काम आपको करना है आंसर बनाने के लिए। ये 5 पे, ये 24, ये 1, ये 13, ये 9, ये 14, ये 1, ये 20, ये 9, ये 15, ये 14। ऐसे याद होने चाहिए आपको बिल्कुल जीप पे। 5 4 2 6 1 3 1 4 9 4 1 5 1 2 9 6 5। देखो आंसर मैच करो, कोई है? ये देखिए सी वाला आंसर बनेगा इसका। ऐसे बिल्कुल माइंड में याद होना चाहिए जिससे आप तुरंत पुट कर सको। अगर नहीं याद है कोई बात नहीं, जैसे ही आपको वहाँ पे पेपर मिलेगा आप पीछे जाके पेज पे ABCD तुरंत लिख के उसकी नंबरिंग लिख दीजिएगा। लिखिएगा कैसे, अगर कुछ नए बच्चे जुड़े हो तो उनको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट लाइन में लिखिएगा A से लेके M तक की, सेकेंड लाइन में लिखिएगा N से लेके Z तक की। ऐसे लिखने का तरीका होता है। पहले A से M तक ABCD FIJKLM, फिर NOPQRSZ। पहली लाइन में A से M तक, दूसरी लाइन में N से Z तक। सबकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 तक कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद सुहा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बताओ कोई डाउट है? बहुत कठिन क्लास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बेसिस आपके यूपी पेट लेवल के ही क्वेश्चंस ला रहे हूँ। 5 क्लासेस में आप देखिएगा, आप जब पेट का पेपर देने जाओगे ना आप कहोगे वाह सर जो आपने बताया वही सब पेपर में छप गया। आइए अब ये आपके लिए है आज की क्लास के समापन पे ये प्रश्न आपके लिए। मैंने रोज 10 क्वेश्चंस ही देने के लिए कहा है, 10 क्वेश्चंस ज़्यादा आपको नहीं देंगे, वैसे भी आज 12-13 दे दिया। इतने पढ़ लो, थोड़े थोड़े पढ़ते रहो, बस आपका काम होता रहेगा, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक। आगे कल मुलाकात होती है। इस क्वेश्चन को लगा के सभी कमेंट जरूर करिएगा जिससे मुझे ये लगे कि आपको पढ़ाई समझ में आ रही है। और एक छोटी सी हेल्प मेरी करिएगा कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करते हो ना तो मुझे बिल्कुल अंदर से एनर्जी नहीं आ रही है। आपके कमेंट हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं, हमारे एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा, सभी बच्चों को आंसर कमेंट करना है। मैं देखूंगा जरूर कि कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं इस बार, ठीक है। चलिए फिर आगे कल मुलाकात होगी बेहतरीन प्रश्नों के साथ। अब रीजनिंग क्लास भी शाम को चलती रहेगी, ऐसे 10 क्वेश्चन की रिविजन क्लास, जिससे आपको रीजनिंग पे भी पकड़ अच्छी बन जाए। जैसे मैथ पे पकड़ बन रही वैसे रीजनिंग बन जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोगों का।